हेलो दोस्तों, यूपी पीसीएस मेंस की ये हमारी क्लास 2 है जिसमें हम लोग जीएस स्पेशल यूपी पीसीएस की जीएस पेपर 1 की स्पेशल हम लोग क्लासेस ले रहे हैं और ये इसकी क्लास 2 है। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो वास्तुकला के ऊपर आधारित है। अगर हम लोग हिस्ट्री को ध्यान में रखेंगे तो चूंकि हिस्ट्री में वास्तुकला का डेवलपमेंट वैसे हम लोग देखें तो भैया एंशिएंट पीरियड से ही होता आ रहा है। हालांकि यूपी में जो वास्तुकला के साक्ष्य, जो प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य हम लोग को दिखते हैं वो गुप्ता पीरियड से हम लोग को देखना स्टार्ट होते हैं, गुप्ता पीरियड से। और ये गुप्ता पीरियड से होते हुए आगे जो हम लोग कह सकते हैं कि गुप्ता के बाद का जो पीरियड था उसके बाद से जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड है, मुगल पीरियड है, फिर ब्रिटिशर्स का जो रूल्स है, इन सभी टाइम पीरियड में जो वास्तुकला के क्षेत्र में डेवलपमेंट्स हुए हैं, हमारा इस क्वेश्चन में यही टारगेट है उस डेवलपमेंट को समझना, ताकि एग्जाम में अगर वास्तुकला से क्वेश्चन आ जाए या वास्तुकला के डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आ जाए यूपी में तो उसको हम लोग कर सकें। अगर हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो उत्तर प्रदेश में ऐसे कई जगह हैं, जैसे हम लोग ले लें एग्जाम्पल के तौर पे वाराणसी, मेरठ, कानपुर, बांदा, सारनाथ, प्रयागराज। इसके बाद हम लोग कुछ और क्या ले सकते हैं, तो हम लोग मिर्जापुर भी इसमें ले सकते हैं। ये वो सारे लोकेशन है, लगभग हम लोग कह सकते हैं आगरा भी ले सकते हैं यहाँ पे। ये वो सारे लोकेशंस हैं जो उत्तर प्रदेश में वास्तुकला के लहजे से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय के साथ चरणबद्ध तरीके से यही वो क्षेत्र है जहां पर डेवलपमेंट किए गए थे, वास्तुकला का विकास हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार क्रमिक रूप से देख लेंगे भैया इन जगहों पे जो वास्तुकला का डेवलपमेंट हुआ है वो कैसे कैसे हुआ है और क्या क्या उसके एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स के साथ आपको दिखाना है। यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन में बोल भी रहा है कि उत्तर प्रदेश में विकसित वास्तुकला का वर्णन करना है। तो अगर हम लोग सबसे पहले उठाएं, अब लोग क्वेश्चन की इंट्रो, देखिए पहले मैं समझा दूं कि क्वेश्चन को हम लोग को पता है भैया हम लोग 3 पार्ट में लिखना होता है। पहला होता है इंट्रो, सेकेंड होता है इसकी मेन बॉडी, और लास्ट में हम लोग को कंक्लूजन लिखना होता है। ठीक है, लास्ट में हम लोगों को कंक्लूजन लिखना होता है। तो ये हो गया आपके प्रस्तुति के 3 आधार। इंट्रो, अगर ये वर्ड लिमिट मान लीजिए, अगर ये वर्ड लिमिट का क्वेश्चन आ जाए 125 में या 200 में, कुछ में भी आ सकता है। एग्जाम्पल्स अगर कम में रहेगा तो कम एग्जाम्पल के साथ आप लोग खत्म कर दीजिएगा, ज्यादा रहेगा तो ज्यादा एग्जाम्पल्स के साथ। अगर 125 में आएगा तो 20 शब्द में आपको इंट्रो लिखना है, 20 शब्द में आपको कंक्लूड कर देना है, और बचे लगभग 80 to 85 वर्ड्स में आपको मेन बॉडी तैयार करनी है। 80 to 85 वर्ड्स में मेन बॉडी तैयार करनी है। अब बात आती है भैया इंट्रो में लिखेंगे क्या। तो चूंकि इंट्रो एक स्टेटमेंट से है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया उत्तर प्रदेश वास्तुकला की दृष्टि से एक संपन्न प्रदेश है, तो इसी स्टेटमेंट को क्या करिए कि प्रूफ कर दीजिए कि भैया हाँ उत्तर प्रदेश वास्तुकला की दृष्टि से एक संपन्न प्रदेश है। आपकी इंट्रो बन जाएगी। इंट्रो आप देख सकते हैं कि इस लोकेशन पर वाराणसी, प्रयागराज, सारनाथ, आगरा, मेरठ, मिर्जापुर, कानपुर, बांदा, जौनपुर, ये वो लोकेशंस है जहां पर समय के साथ जो है कि वास्तुकला के क्षेत्र में डेवलपमेंट्स देखे गए हैं, जैसे दशावतार मंदिर, भीतर गांव। एक आध एग्जाम्पल और भी लिख दीजिए, एक आधी मुगल पीरियड का एग्जाम्पल डाल दीजिए, इलाहाबाद का किला डाल दीजिए, ताजमहल डाल दीजिए। ठीक है, सल्तनत पीरियड का भी एक आध एग्जाम्पल डाल दीजिए, और जैसे अटाला मस्जिद बोल दीजिए। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश वास्तुकला की दृष्टि से एक संपन्न प्रदेश है। यानी इसमें क्या है कि वास्तुकला की इंट्रो में कुछ उदाहरण होना चाहिए, वास्तुकला का या विशिष्ट वास्तुकला का कुछ उदाहरण होना चाहिए आपके उत्तर में। इस चीज को ध्यान देंगे। उत्तर में नहीं, इंट्रो में ही आपके कुछ एग्जांपल्स होने चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी मेन बॉडी को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेन बॉडी क्या कह रहा है कि भैया वास्तुकला का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उस डेवलपमेंट पे चर्चा करनी है। ध्यान देंगे, विकसित वास्तुकला का वर्णन करना है। तो हम लोग अगर सबसे पहले चलिए भैया क्रमबद्ध तरीके से देखें तो सबसे पहले हम लोग गुप्ता पीरियड उठा लेते हैं, गुप्ता काल उठा लेते हैं। गुप्ता काल के बाद हम लोग समय आगे जाएंगे तो जो गुप्तेतर काल है, यानी गुप्ता के बाद का जो चरण है, यानी पोस्ट गुप्ता पीरियड जो है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, गुप्ता पश्चात। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं शायद उसको गुप्तेतर काल बोलते हैं। ठीक है, हम लोग इसको लिख ही लेते हैं। बेसिकली मेरा इसका मानना है कि गुप्ता पीरियड के बाद की जो टाइम पीरियड है शायद उसको पोस्ट गुप्ता पीरियड बोलते हैं। ठीक है, इसको देख लेंगे। इसके बाद से समय के साथ क्या आ जाएगा आपका, इन दोनों टाइम पीरियड में देखेंगे तो हिंदू धर्म से रिलेटेड जो आर्ट है, हिंदू धर्म से रिलेटेड जो वास्तुकला है उसकी प्रधानता आपको मिलेगी। इसके बाद क्या आता है कि आपकी दिल्ली सल्तनत आ जाती है, दिल्ली सल्तनत आ जाएगी। दिल्ली सल्तनत के बाद से क्या आ जाएगा, मुगल पीरियड आ जाएगा, मुगल पीरियड। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड।
इसके बाद से आपकी बारी आ जाती है दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड या मुगल काल। अब देखिए इन दो को देखिए, यहां पे बेसिकली आप लोग देखेंगे इस टाइम पीरियड के बीच में, इस टाइम पीरियड के बीच में जो मुस्लिम धर्म से रिलेटेड या हम लोग कह सकते हैं मुस्लिम धर्म से रिलेटेड जो वास्तुकला है उसकी डेवलपमेंट देखने को मिलती है। अब इसके बाद से चूंकि आगे 1750 के बाद से भारतीय राजनीति में बड़ा परिवर्तन आएगा और ब्रिटिश शासकों का उद्भव होगा, भारत कॉलोनी बन जाएगी, ब्रिटिश शासकों का उद्भव होगा और ये फिर अपने हिसाब से क्या करेंगे, स्थापत्य का निर्माण करेंगे। तो इसी फेज में हम लोग देख लेते हैं। हालांकि ध्यान देंगे जो पहले आप लोग इंट्रो इस तरह से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो वास्तुकला का डेवलपमेंट हुआ है वो धार्मिक आधार पर भी हुआ है और गैर धार्मिक आधार पर भी हुआ है। धार्मिक आधार में हम लोग देखेंगे कि हिंदू धर्म के भी हमको इसमें स्थापत्य मिलते हैं, मुस्लिम धर्म के भी हमको इसमें स्थापत्य मिलते हैं, मुस्लिम धर्म के भी स्थापत्य मिलते हैं, जैन और बौद्ध धर्म के भी स्थापत्य मिलेंगे, जैन और बौद्ध धर्म के भी स्थापत्य मिलेंगे। साथ ही साथ समय के साथ हम लोग देखेंगे ईसाई धर्म के भी स्थापत्य मिलेंगे। ईसाई धर्म की स्थापत्य की मैं क्यों बात बोल रहा हूं, क्योंकि जब ब्रिटिश कॉलोनी बनेगी तो उसकी इंपैक्ट आपको दिखेगा, क्योंकि अवध क्या होता है, अवध की एक कॉलोनी बनेगी और फिर जब डेवलपमेंट्स होंगे अवध में तो उसके एग्जाम्पल उसमें देखेंगे आपकी जो प्रभाव है वो साफ साफ दिखेगा। 1857 के बाद से जो अवध में डेवलपमेंट किया है ब्रिटिशर्स ने, वहां पे ईसाइयत का प्रभाव दिखता है। तो ये तो वो हो गया। अब बात भैया गैर धार्मिक में क्या हो सकता है, तो गैर धार्मिक में हम लोग कह सकते हैं इन्होंने कुछ कॉलेज बनवाए हैं, ठीक है, कॉलेज बनवाए हैं, पार्क बनवाए हैं, ठीक है, कुछ शहरों की स्थापना की है। तो ये सब क्या है, ये सब गैर धार्मिक प्रकृति के उदाहरण है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में स्थापत्य का निर्माण हुआ है वो धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों प्रकृति का है, ठीक है। तो इंट्रो कुछ इस हिसाब से भी आप लोग स्टार्ट ले सकते हैं और एक आध क्या करेंगे, एक आध धार्मिक प्रकृति का और एक आध गैर धार्मिक प्रकृति का उदाहरण दे देंगे। अच्छा, हम लोग इसको भी आप लोग क्या करते हैं, कट करते हैं और हम लोग गुप्ता पीरियड में हुए डेवलपमेंट्स को देखते हैं। चलिए, मैं मानता हूं कि गुप्ता पीरियड हम लोग को पता है कि भैया मंदिर निर्माण की प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिलने स्टार्ट होते हैं, मंदिर निर्माण का। और दो इस टाइम पीरियड के फेमस मंदिर हैं, जिसमें एक मंदिर का नाम है दशावतार मंदिर और दूसरे मंदिर का नाम है भीतरगांव मंदिर। दूसरे मंदिर का नाम है भीतरगांव मंदिर। अब समझिए, यहां पे दशावतार मंदिर और यहां पे भीतरगांव मंदिर। दशावतार मंदिर कहां पे स्थित है, देवगढ़ में, देवगढ़ में स्थित है। और भीतरगांव का मंदिर कानपुर में स्थित है, ठीक है। भीतरगांव का मंदिर कहां पे स्थित है, कानपुर में स्थित है। अच्छा, भीतरगांव के बारे में अगर आप लोग देखेंगे तो यह ईंट से निर्मित है, इस चीज को ध्यान देंगे, ईंट से निर्मित मंदिर है, ये इसकी एक विशेषता है, ईंट से निर्मित मंदिर। और यही आपको एग्जाम्पल देके समझाना भी है। तो आप गुप्ता पीरियड डालेंगे कि भैया गुप्ता पीरियड में जो है कि मंदिरों का डेवलपमेंट किया गया, जिसमें बेसिकली दशावतार मंदिर और भीतरगांव मंदिर प्रमुख है। जो दशावतार मंदिर है वो देवगढ़ में स्थित है और भीतरगांव का ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कानपुर में। भीतरगांव मंदिर की विशेषता के तौर पर लिख दीजिएगा कि यह ईंट से निर्मित एक मंदिर है, ठीक। अच्छा, जब हम लोग लेटर बाद के गुप्ता यानी पोस्ट गुप्ता में या लेटर गुप्ता जाएंगे तो लेटर गुप्ता में क्या आता है, लेटर गुप्ता में जो शासक आते हैं उनमें किसका किसका नाम हम लोग को सुनने को मिलता है, तो भैया उसमें हम लोगों को चंदेलों का नाम सुनने को मिल जाता है, ठीक है, चंदेलों का नाम सुनने को मिल जाता है। अब चंदेल क्या करते हैं, ठीक है, चंदेल देखेंगे आप लोग बेसिकली तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में इन्होंने काफी डेवलपमेंट का काम किया है। बेसिकली चंदेलों ने क्या किया है, बुंदेलखंड क्षेत्र में काफी डेवलपमेंट किया है, बुंदेलखंड क्षेत्र में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं रवाना की कालिंजर का किला, ठीक है, कालिंजर का किला। हालांकि जो कालिंजर का किला है ये बांदा के इर्द गिर्द है, ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। लेकिन कालिंजर का किला जो डेवलपमेंट है ये चंदेलों के द्वारा किया गया है। चंदेलों ने बुंदेलखंड के क्षेत्र में क्या है कि देखेंगे रिलीजियस डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया है। जैसे यहाँ पे मंदिरों के खूब साक्ष्य मिलते हैं, मंदिरों के पर्याप्त साक्ष्य मिलेंगे आपको, मंदिरों के यहाँ पे आपको पर्याप्त साक्ष्य देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे जो मंदिर मिलते हैं बेसिकली वो शैव धर्म से या वैष्णव धर्म से जुड़े हुए हैं, शैव और वैष्णव धर्म से जुड़े, यानी बेसिकली हम कहते हैं हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। शैव और वैष्णव दोनों प्रकार के मंदिरों की प्रधानता है यहाँ पे। तो जब आप लोग पोस्ट गुप्ता यानी हम लोग कह सकते हैं गुप्तेतर काल का जब हेडिंग डालेंगे तो इसमें आप लोग चंदेलों का एग्जाम्पल लेके आप लोग
समझा सकते हैं। अच्छा, कालिंजर के किला के बारे में एक फैक्ट और बता दें। कालिंजर का किला तो वैसे भी यूपी स्पेशल से जुड़ा हुआ है। बाद में कालिंजर के किले पे देखेंगे समय के साथ कई लोगों ने शासन किया। जैसे इस किले को समय के साथ अकबर भी जीत लिया था, कालिंजर के किले को। और जब कालिंजर के किले को अकबर जीत लिया था, उसने गिफ्ट दे दिया था। किसे गिफ्ट दे दिया था? बीरबल को। बोला था बीरबल भाई काम करो, कालिंजर का किला अब तुम्हारा हो गया। तो बीरबल को इन्होंने गिफ्ट कर दिया था कालिंजर का किला। इस चीज को ध्यान में रखना है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे, हालांकि अब यहां से दिल्ली सल्तनत आ जा रहा है, यहीं पे आप क्या कर सकते हैं, चंदेल के बीच में ही कुछ बौद्ध धर्म से रिलेटेड और जैन धर्म से रिलेटेड एग्जाम्पल दे दें। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड एग्जाम्पल दे दें। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल दे दें तो इसका भी काम पूरा हो जाएगा। ठीक, अब यहां से हम लोग देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत आ जाता है। दिल्ली सल्तनत में जो डेवलपमेंट किए गए हैं, बेसिकली यूपी में जो डेवलपमेंट किए गए उसको ध्यान में रखना है। ठीक, अब देखिए हम लोग हेडिंग डालेगा दिल्ली सल्तनत में क्या क्या डेवलपमेंट किए गए हैं। दिल्ली सल्तनत, अब देखिए दिल्ली सल्तनत में हम लोग देखेंगे बेसिकली, मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूं। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में क्या है, एक नगर बसाया गया था जिसका नाम है स्वर्गद्वारी नगर। ठीक है, स्वर्गद्वारी नगर, यह तुगलकों के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। इस नगर को तुगलकों के द्वारा डेवलप किया था। बेसिकली कन्नौज वाले क्षेत्र में इसको पाया जाता है, कन्नौज वाले क्षेत्र में इसको पाया जाता है। तो स्वर्गद्वारी नगर जो है यह कन्नौज वाले क्षेत्र में है और तुगलकों के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। इसका और बेहतरीन एग्जांपल क्या होता है वास्तुकला का, यहां पे मिल जाएगा अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद यह भी एक बेहतरीन एग्जांपल है। अटाला मस्जिद कहां पे स्थित है? देखिए दिल्ली सल्तनत में अगर आप लोग को स्थापत्य पे कभी चर्चा करना है या वास्तुकला पे चर्चा करना रहे, यूपी के संदर्भ में क्वेश्चन आ जाए, तो बेसिकली आप लोग जो सरकी वंश था, तो सरकी वंश में जितने डेवलपमेंट किए गए वही लिख दीजिए बस, क्योंकि सरकी वंश कहां शासन किया है? जौनपुर में। तो जब सरकी वंश जौनपुर में शासन किया है, जौनपुर में कौन शासन किया है? सरकी वंश। कौन? सरकी वंश। तो आप क्या करिए, सरकी वंश में क्या है, सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन है? इब्राहिम शाह सरकी है। इब्राहिम शाह सरकी है। ठीक है, और इसके लड़के का नाम क्या था? महमूद शाह सरकी था। महमूद शाह सरकी। ये दोनों देखेंगे स्थापत्य के क्षेत्र में काफी डेवलपमेंट किए हुए, काफी काम किए हुए हैं। तो चूंकि सरकी वंश था ही कहां का, सरकी वंश जौनपुर के क्षेत्र पे राज करता था, शासन करता था, तो इनके डेवलपमेंट सारे यूपी में हुए हैं। तो आप लोग कभी दिल्ली सल्तनत पे लिखना हो तो सरकी वंश के जो भी डेवलपमेंट्स है उसको लिख दीजिए। ठीक है, जैसे अटाला मस्जिद, यहीं पे आप लोग क्या कर सकते हैं? लाल दरवाजा मस्जिद भी कर सकते हैं। लाल दरवाजा मस्जिद भी कर सकते हैं। देखिए जो यहां पे आपको अटाला मस्जिद जो दिख रहा है, अटाला मस्जिद का निर्माण जो किया गया था ये अराउंड 1408 में किया गया था और इसका निर्माण 50 में किया गया था। ठीक है, तो क्रमबद्ध तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि नीचे हम लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे देखेंगे ऊपर से नीचे एकदम क्रमबद्ध तरीके से जो वास्तुकला का डेवलपमेंट हुआ उसको देख सकते हैं। हालांकि जो इसमें लाल दरवाजा है इसका निर्माण महमूद शाह सरकी ने करवाया है। इस चीज को दिमाग में रखना है, महमूद शाह सरकी ने कराया है। अतः जो चीज मैं बोल रहा हूं इसी को एग्जाम्पल के साथ आपको लिखना भी है, हेडिंग देना है। और गुप्ता काल में जो डेवलपमेंट हुआ लिख दीजिए। गुप्तोत्तर काल में जो चंदेलों के द्वारा डेवलपमेंट किया गया वो लिख दीजिए। इस बीच में आप चाहिए तो जो बौद्धिज्म और जैन धर्म से रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो स्थापत्य है, उनका कुछ नाम लिख दीजिए। जैसे सारनाथ वगैरह में जो डेवलपमेंट हुए, धर्मचक्र मंदिर वगैरह, ठीक है, जैन धर्म का भी मंदिर है वहां पे, उसके भी एग्जांपल्स आप लोग लिख सकते हैं। इसके वजह से सीधा आप क्या करिएगा, जब दिल्ली सल्तनत में आएंगे तो दिल्ली सल्तनत बेसिकली आप लोग को ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में तो मैं चर्चा ही कर रहा हूं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ये इतना काम करेंगे तो आपका लगभग दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के बाद से बारी किसकी आएगी? मुगल काल की। अब मुगल काल में जो स्थापत्य का डेवलपमेंट हुआ है, तो एक चीज ध्यान दीजिए, मुगल काल में वो सभी शासक जिनकी राजधानी आगरा थी, एग्जाम्पल के तौर पे अकबर, तो इनके जो डेवलपमेंट हुए, बेसिकली अकबर के द्वारा डेवलपमेंट किया गया है, वो सारे डेवलपमेंट कहां किए गए हैं? वो सारे डेवलपमेंट आपके किए गए हैं यूपी में, लगभग यूपी में किए गए। अब इसलिए क्या है कि अकबर के जितने भी डेवलपमेंट्स आपको याद हैं उनको लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल सबसे प्यारा एग्जाम्पल है इलाहाबाद का किला। सबसे प्यारा एग्जाम्पल क्या है? इलाहाबाद का किला। अकबर ने इसका निर्माण 1583 में करवाया था। 1583 में करवाया था। अब ध्यान देंगे इलाहाबाद का किला क्या है, ये बेहतरीन एग्जाम्पल है। यहीं पे ध्यान देंगे एक इसी किले में सरस्वती कूप है
जो कि आप जब इलाहाबाद का किला देखें तो पूरी तरह से खुला हुआ नहीं है, लेकिन आपको सरस्वती कूप देखने के लिए खोल दिया गया है। ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ इसी में जोधाबाई का महल है, जोधाबाई महल है, इसको भी देखने के लिए खोल दिया गया है। ठीक है, अब लोग पूरी इलाहाबाद का किला नहीं देख सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये वाले क्षेत्र आप लोग देख सकते हैं। तो इलाहाबाद का किला एक बेहतरीन एग्जाम्पल हो गया। इलाहाबाद के किले के पास अगर हम लोग सेकंड एग्जाम्पल देखें, बुलंद दरवाजा देख लीजिए। ठीक है, बुलंद दरवाजा देख लीजिए, बुलंद दरवाजा देख लीजिए। बुलंद दरवाजा क्या है? बुलंद दरवाजा कब बना था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसको बनाया गया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ध्यान देंगे, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसको, एक सेकेंड, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसको बनाया गया था। ये आपके प्री का भी क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब बुलंद दरवाजा का निर्माण कब किया गया था? तो 1571 में किया गया था, 1571 में। अब चाहिए तो इन दोनों के बीच में क्या है, 1571 में नहीं, 1602 में इसका निर्माण किया गया था। ध्यान देंगे, 1602 में किया गया था, 1602 में। 1571 में जो डेवलपमेंट था, अब जब नाम निकल ही गया तो लिख लेते हैं। 1571 में अकबर ने क्या किया था? फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना की थी। फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना की थी, फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना की थी। अब ये यहीं पे आप लोग लिख सकते थे, फतेहपुर सीकरी का किला भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मस्जिद वगैरह भी निर्माण किया गया है। फतेहपुर सीकरी का जो मस्जिद है, यहाँ पे जो मस्जिद है, ध्यान देंगे, इस मस्जिद को ऐसा माना जाता है कि मक्का का नकल करके बनाया गया है, मक्का का नकल करके बनाया गया है, क्योंकि जो कलाकारी है वो लगभग सेम टाइप की है, वास्तुकला लगभग सेम टाइप की है, तो माना जाता है कि मक्का का नकल है। इस चीज को ध्यान देंगे। इसी फतेहपुर सीकरी के इसी किले में ही क्या है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। उत्तर की तरफ शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। ये भी एक स्थापत्य का एग्जाम्पल हो गया, और ये नॉर्थ साइड में है, इस मस्जिद के नॉर्थ साइड में है। और यहां माना जाता है जो निसंतान महिलाएं हैं, संतान महिला हैं, वो प्राय यहां पे प्रार्थना वगैरह के लिए आती हैं। ठीक है, तो शेख सलीम ये मकबरा इसलिए फेमस है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप चाहिए तो फतेहपुर सीकरी को बुलंद दरवाजा के ऊपर लिख लीजिए, तो क्रमिक रूप से हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आए, अगर हम लोग देखेंगे मुगल कार का, तो भैया चलो लास्ट क्या कर लेते हैं, शाहजहां का ताजमहल देख लेते हैं। ठीक है, जो आने वाले टाइम में क्या राम महल वगैरह भी बन सकता है। ठीक है, नाम चेंज हो सकता है इसका कभी भी। 1632 में ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था अपनी बेगम के लिए। ये बेसिकली वो डेवलपमेंट्स है स्थापत्य के। ये सारे कम से कम जो वास्तुकला की एग्जांपल्स हैं आपके दिमाग में रहना चाहिए। दशावतार मंदिर, भीतरगांव, चंदेलों के द्वारा जो बुंदेलखंड में डेवलपमेंट किया गया, जो मंदिर स्थापत्य में डेवलपमेंट किया गया है, कालिंजर का किला आपके दिमाग में रहना चाहिए। बिल्कुल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चंदेलों के द्वारा इसको भी डेवलपमेंट किया गया था, बुंदेलखंड रीजन में किया गया था, देखेंगे कि मध्य प्रदेश के बॉर्डर एरियाज में। ठीक है, जो मंदिर का डेवलपमेंट किया गया था वो शैव और वैष्णव दोनों धर्मों से रिलेटेड है। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, जैसे जो सारनाथ में बौद्ध धर्म का जो एक मंदिर है, ठीक है, उसको शायद धर्मचक्र मंदिर बोलते हैं, जैन मंदिर बोलते हैं। इन सारे का एग्जाम्पल्स आप लोग दे सकते हैं। दिल्ली सल्तनत में आप लोग जो स्वर्गद्वारी नगर है कन्नौज का, उसको आप लोग लिख सकते हैं। अटाला मस्जिद के एग्जाम्पल दे सकते हैं, लाल दरवाजा का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, और भी जो सरकी वंश के जो डेवलपमेंट्स है जौनपुर में, उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे रखे जा सकते हैं। मुगल पीरियड में आप लोग अकबर उठाइए, इसके इलाहाबाद का किला का एग्जाम्पल दीजिए, बुलंद दरवाजा का एग्जाम्पल दीजिए, फतेहपुर सीकरी नगर का एग्जाम्पल दीजिए, और ताजमहल का एग्जाम्पल दे दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा डिबेटेड विषय है, तो इसको देख लीजिए। तो ये है वो बेसिकली उत्तर प्रदेश में वास्तुकला के क्षेत्र में जो विकास हुआ था, उसकी ये पूरी कहानी है। आप लोग समझ गए, यही सारी चीज आपको मेन बॉडी में लिखनी है। अब इसके बाद से यहाँ पे आपको कंक्लूड कर देना है। कंक्लूजन में आप लोग लिख सकते हैं कि भैया उपर्युक्त साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश वास्तुकला के क्षेत्र में एक उन्नत प्रदेश है। हालांकि इसके संरक्षण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, और गवर्नमेंट ने, आप ये भी लिख सकते हैं कि हाल ही में गवर्नमेंट ने इसके संरक्षण के लिए हेरिटेज आर्क यात्रा की स्टार्ट की है, या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेरिटेज आर्क की स्टार्ट की है। हेरिटेज आर्क क्या है, इसमें मेंस में क्वेश्चन भी आ चुका है, हेरिटेज आर्क। ठीक है, इसमें मेंस में क्वेश्चन भी आ चुका है। इसमें बेसिकली वाराणसी को, लखनऊ को और शायद जौनपुर को, या इसमें वाराणसी, लखनऊ
और एक कोई और रीजन है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, आगरा मान लेते हैं, शायद आप एक बार देख लेंगे, मैं इसको फुल रहा हूँ थोड़ा सा। इनको ज्वाइन करते हुए यहाँ के इसके इर्द गिर्द के जो एरियाज हैं, उन एरियाज के जितने भी वास्तुकला या हम लोग कह सकते हैं ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से जितने भी डेवलपमेंट्स हैं, उन ऐतिहासिक स्थलों को या उन हेरिटेज को दर्शन कराने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। इससे क्या है कि गवर्नमेंट इसके संरक्षण पे भी ध्यान दे रही है, जागरूकता पे भी ध्यान दे रही है, जानकारी प्रसार करने पे भी ध्यान दे रही है। तो ये गवर्नमेंट के स्टेप्स के रूप में भी यहाँ पे चर्चा कंक्लूजन में किया जा सकता है। तो इस तरह से ये पूरा वो फॉर्मेटिंग हो गई कि आंसर कैसे लिखने थे। अब हम लोग मिलते हैं कल एक नए प्रश्न पे। धन्यवाद।